नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सरकार की तरफ से। सरकार ने 2 से अधिक संतान से संबंधित सेवा नियमों में आज दिनांक 16 मार्च 2023 को बहुत बड़ा बदलाव किया है। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने क्या खुशखबरी दी है और नियमों में क्या बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियमों में आज दिनांक 16 मार्च 2023 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके बहुत बड़ा बदलाव किया है। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर राजस्थान सरकार द्वारा आज दिनांक 16 मार्च 2023 को जारी किया गया एक आदेश दिखाई दे रहा है। अधिसूचना जारी करी गई है 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों से संबंधित सेवा नियमों में। आइए हम इनको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बदलाव किए हैं सरकार ने इन सेवा नियमों में। तो अधिसूचना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल इससे संलग्न अनुसूची में यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात पहला जो नियम है वो है इसका संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2023 माना जाएगा। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होंगे, यानी आज 16 मार्च 2023 को ये प्रकाशित हुए हैं और आज की तारीख से ही ये लागू होंगे। आगे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका संशोधन, यानी इन नियमों में क्या संशोधन हुआ है। तो पहला संशोधन है, इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्या यानी कॉलम संख्या 2 में यथोलिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्या 3 में यथोलिखित नियम के उपनियम 3, 4 या यथास्थिति 5 के 2 से अधिक संतानों वाले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए निर्हरता यानी अयोग्यता से संबंधित विद्यमान परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाएगा। अर्थात वो आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट आए हैं वो कहां प्रदर्शित किए गए हैं। तो साथियों, यहां जो चर्चा की गई है नियम के उपनियम 3, 4 यथास्थिति 5 के 2 से अधिक, तो यहां पर इन नियमों की बात की जा रही है। ये देखिए यहां पर 3 और 4। तो देखिए क्रम संख्या 1 में तो क्रम संख्या दी हुई है, सेवा नियम का नाम दिया हुआ है कॉलम संख्या 2 में, और विद्यमान नियम का संख्यांक है 25 ख, यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के लिए जो राजस्थान सरकार का नियम लागू होता था वो होता था 25 ख, और विद्यमान नियम का संख्यांक था नियम 28 ख का उपनियम 4। तो इन सभी में राजस्थान सरकार ने बदलाव कर दिया है और ये नियमों की जो सूची है या सेवा नियमों की जो सूची है वो यहां तक है। साथियों, राजस्थान सरकार के 125 प्रकार की सेवाओं पर लागू होते हैं, यानी राजस्थान सरकार के अंतर्गत लगभग 125 प्रकार की सेवाओं में कर्मचारी नियत किए जाते हैं। उन सभी में आज के इस नियम के द्वारा संशोधन किया गया है। आइए बात करते हैं कि संशोधन करके क्या परंतुक जोड़ा गया है। पहला परंतुक है, 2 से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या में 1 जून 2002 को बढ़ोतरी नहीं हो जाती। अर्थात 1 जून 2002 तक अगर किसी अभ्यर्थी की जो संतानें हैं उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है तो उसे अयोग्य नहीं समझा जाएगा, और अगर उसके बाद अगर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे अयोग्य मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान है किंतु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से 1 से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि अगर
पहले प्रसव से, पहली डिलीवरी से केवल एक ही संतान होती है, परंतु बाद वाली डिलीवरी में अगर एक से अधिक संतान या 2 या 3 संतानें हो जाती है तो बाद में जो संतानें हुई हैं उन सभी को एक इकाई माना जाएगा और पहले वाले को एक, और इस तरह से उसकी कुल संतानों की गणना करते समय 2 संतानों को काउंट किया जाएगा, 2 इकाइयां काउंट की जाएगी और इस केस में भी उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट है कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतानों को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व प्रसव से पैदा हुई हो और निशक्तता से ग्रस्त हो, यानी पूर्व प्रसव से पैदा होने के बाद अगर वो निशक्त होती है, CWSN होती है या विकलांग होती है तो उस संतानों की गणना करते समय गिना नहीं जाएगा। चौथा पॉइंट है, कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है, यानी कानूनी तौर पर वो पुनर्विवाह करता है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं समझा जाएगा, उसे निर्हित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो, यानी पहले से कोई संतान हो और अगर वो पुनर्विवाह कर लेता है और उससे एकल प्रसव द्वारा जो भी संतान होती, चाहे 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। कुल संतानों में उसकी गणना तो की जाएगी, लेकिन चूंकि उसने कानूनी तौर पर पुनर्विवाह किया है, वैध विवाह, कानूनी तौर पर जायज विवाह किया है, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, वो नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। 5वां पॉइंट है, इस उपनियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न विवाह यानी विवाह विच्छेद हो गया हो ऐसी महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे। ये जो नियम है वो इन महिलाओं पर लागू नहीं होंगे। दूसरा मेन पॉइंट है, इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 में यथोलिखित प्रत्येक सेवा नियमों के सामने स्तंभ संख्या 4 में यथोलिखित नियम के विद्यमान उपबंध ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है 3 भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जाएगा यदि उसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 जून 2002 के बाद में अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें हो जाती थी तो अगले 3 भर्ती वर्षों तक उसकी पदोन्नति पर कोई विचार नहीं किया जाता था। उसकी जो डीपीसी थी, प्रमोशन था, उसको अगले 3 वर्षों तक रोक दिया जाता था, अगली 3 डीपीसी तक उसे रोक दिया जाता था। अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया है और उसमें संशोधन करके लिखा गया है कि जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें थी की पदोन्नति के लिए उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गई थी, अब विचार किया जाएगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता या करती पर पुनः नियत किया जाएगा, किंतु कोई बकाया संदत नहीं किया जाएगा। आइए इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि ऐसा कार्मिक जिसकी 1 जून 2002 के बाद में संतानों में वृद्धि हुई थी, संतान 2 से अधिक हो गई थी, तो वर्ष 2019-20 तक उसकी पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। अब उनको उनकी पदोन्नति देय तिथि से उनको पदोन्नत किया जाएगा, उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा और उसका वेतन पदोन्नति के अनुसार नियत किया जाएगा, पुनः नियत किया जाएगा, परंतु कोई बकाया देय नहीं होगा, यानी बकाया एरियर नहीं दिया जाएगा। 2019-20 से उनका फिक्सेशन फिर से किया जाएगा लेकिन कोई एरियर उन्हें नहीं दिया जाएगा, यानी उन्हें पदोन्नति का लाभ तो मिलेगा लेकिन एरियर अब उन्हें नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें हो और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात देय हो जाती है तो उस कार्मिक की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको पदोन्नति देय हो जाती पर विचार किया जाएगा। 19-20 तक जो कर्मचारी थे जिनकी पदोन्नति देय हो गई थी लेकिन 3 वर्षों के लिए रोक दिया गया था, उन पर भी विचार किया जाएगा और 20-21 के बाद जो कार्मिक उनकी पदोन्नति देय होती है उनकी पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जाएगा, किंतु वह 3 वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से
हकदार होगा। यानी 2020-21 और इसके बाद जिन कार्मिकों की पदोन्नति देय होती है उन्हें पदोन्नति का लाभ तो दिया जाएगा, किंतु अगले 3 वर्षों तक उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नगद नहीं दिया जाएगा, केवल वह काल्पनिक रूप से इसका हकदार होगा। और जैसे ही 3 साल पूरी हो जाती है और वो 3 साल बाद उसका फिक्सेशन जिस काल्पनिक वेतन पे रहेगा, बेसिक वेतन पर, तो वहां उसको वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जो 3 वर्षों तक उसकी वेतन वृद्धि रोकी गई है उसका कोई बकाया अर्थात एरियर नहीं दिया जाएगा। इस उपनियम के उपबंधों के अनुसार पदोन्नत व्यक्ति की पश्चातवर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यानी भविष्य में भी अब 2 से अधिक संतान होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से पदोन्नत व्यक्ति को इस उपनियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी जिनकी पदोन्नति ऑलरेडी हो चुकी है उनका क्रियान्वयन वापस नहीं होगा। आइए अब इन सभी नियमों का सार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 1 जून 2002 को या उसके पश्चात किसी कर्मचारी के 2 या 2 से अधिक संतान हो जाती है और उसकी पदोन्नति 2020-21 के बाद देय हो जाती है, तो उस कर्मचारी को पदोन्नति देय तिथि से ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। ये इस लेटर का, इस ऑर्डर का महत्वपूर्ण सारांश है। जिस तारीख से उसकी पदोन्नति देय होगी उसी तारीख से उसको पदोन्नति का लाभ भी दिया जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो है, परंतु उसको आगामी 3 वेतन वृद्धियों अर्थात 3 वर्षों तक का लाभ केवल काल्पनिक रूप से दिया जाएगा। 3 वर्ष पश्चात उसको वास्तविक लाभ दिया जाएगा। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। साथियों, स्क्रीन पर मैंने 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स लिया है। दोस्तों यहाँ हम एक उदाहरण लेने वाले हैं एक कर्मचारी का जिसका वर्तमान वेतन 48,400 है और अब उसकी 2 से अधिक संतान हो जाती है। मान लीजिए कि आज के बाद ही 2 से अधिक संतान हो जाती है। अब वो अपनी सर्विस बुक में इसकी एंट्री करवा देते हैं। अब डीपीसी में तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, परंतु उनके वार्षिक वेतन वृद्धि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब जुलाई 2023 में जो उनको वेतन वृद्धि मिलने वाली थी वो वेतन वृद्धि मिलती उनकी 49,900 की बेसिक पर उनको नियत किया जाता जुलाई 2023 में, लेकिन अब इनको 49,900 पर वास्तविक रूप से नियत नहीं किया जाएगा, इनको काल्पनिक रूप से नियत किया जाएगा 49,900 पे। अब आप सोच रहे होंगे कि काल्पनिक रूप का क्या मतलब होगा, तो इनको वेतन मिलेगा 48,400 के अनुसार ही, लेकिन जो वेतन वृद्धि का जो ऑर्डर जारी होगा वो 49,900 के नाम से जारी होगा और उनके कॉलम में लिखा जाएगा कि ये केवल काल्पनिक है। अब पहला वर्ष हो गया 49,900 का जुलाई 2023, अगला वर्ष हो जाएगा जुलाई 2024 और इससे अगला वर्ष हो जाएगा जुलाई 2025। तो आगामी 3 वेतन वृद्धियां हैं वो हो गई 3। ये तीनों वेतन वृद्धियों का इनका जो लाभ होगा वो केवल काल्पनिक रहेगा। और जैसे ही 3 वर्ष कंप्लीट होते हैं, 3 वर्ष के बाद में जो आगामी वेतन वृद्धि होगी यानी चौथी वेतन वृद्धि होगी वो इनको मिलेगी 54,500 पे, यानी 26 में इनको वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अब जो 2025 तक तो वास्तविक बेसिक पे रहेगी इनकी 48,400 और जैसे ही 2026 आती है यानी 3 साल बाद, तो जुलाई 2026 में इनका बेसिक पे हो जाएगा 54,500। अब जैसे ही 54,500 में आते हैं यानी 3 साल वेतन वृद्धि का काल्पनिक लाभ लेने के बाद में अब ये कार्मिक 54,500 पे फिक्स होते हैं और इनको 54,500 के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। अब यहां इन 3 वर्षों तक तो ये काल्पनिक वेतन लाभ लेंगे यानी 48,400 के अनुसार वास्तविक लाभ लेंगे और इनके काल्पनिक वेतन माना जाएगा इनके अकॉर्डिंग। और जैसे ये 3 साल बाद में चौथी इनको वेतन वृद्धि मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही इनको फिक्स कर दिया जाएगा 54,500 पे। अब बात रही कि इन तीनों वेतन वृद्धियों का लाभ काल्पनिक दिया गया है, लेकिन जैसे ही आप चौथे साल में इनको वास्तविक लाभ देते हैं तो क्या इन तीनों सालों का एरियर दिया जाएगा, तो यहाँ जवाब होगा नहीं, इन्हें तीनों सालों का कोई एरियर नहीं दिया जाएगा, ये पनिशमेंट के तौर पर रहेगा। लेकिन खुशखबरी ये रहेगी कि इस दौरान अगर उनको डीपीसी का लाभ मिलता है तो ये डीपीसी का लाभ वो आराम से ले पाएंगे और जो लाभ उनको मिलेगा उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं किया है, केवल वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। तो साथियों, उम्मीद है
वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और जो 2 से अधिक संतानों से संबंधित नियमों में बदलाव हुआ है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।